नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, मोदी के खेल बड़े निराले हो रहे हैं, अद्भुत हो रहे हैं। अब जितनी चालें दूसरे तरफ से चली गई थी कि अब मोदी को उखाड़ फेंकना है, अब मोदी का दिन खत्म हो गया। एक तो 2024 के चुनाव में मोदी को पटकनी दी, 303 से 240 पर लाके पटक दिया। और अब ये बारी है जब मोदी को बिल्कुल सत्ता से पदच्युत किया जा सकता है। इससे बढ़िया माहौल कुछ हो नहीं सकता है। अरविंद केजरीवाल दूर दूर तक जा करके 1000 किलोमीटर तक जितनी ताकत हो सकती थी उतनी ताकत से वो बोलते थे, मित्रों, आखिर सरकार रसिया से क्यों नहीं तेल खरीद रही है? सरकार आखिर रसिया से तेल क्यों नहीं खरीद रही है? क्या दिक्कत हो रही है? अब उनके अंदाज में मैं बोल नहीं पाऊंगा, मैं कोई कॉमेडियन तो हूं नहीं या उनकी मिमिक्री करूं। लेकिन वो ये कह रहे थे कि आखिर क्या परेशानी है कि भारत सरकार रूस से तेल नहीं खरीद रही है और मोदी कॉम्प्रोमाइज्ड है। और श्रीमान राहुल गांधी आकर के वीडियो भी बनाते थे, छोटा छोटा, वो 2 मिनट का, 1 मिनट का, 1.5 मिनट का वीडियो मैसेज कहीं पर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर के वीडियो शूट करते थे। और वीडियो शूट करके वो कहते थे कि देखिए, नरेंद्र मोदी कॉम्प्रोमाइज्ड है पूरी तरह से, नरेंद्र सरेंडर हो चुका है और जो कुछ भी डिक्टाट कर रहा है अमेरिकी प्रेसिडेंट, वही बात भारत के प्रधानमंत्री करते जा रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री का अपना आप कोई विजडम रहा नहीं, वो भारत को लीड करने की स्थिति में नहीं है। लबोलवाब ये था कि भारत के प्रधानमंत्री की स्थिति अब भारत को लीड करने की नहीं है। भारत लीड नहीं कर पा रहा है। अब ऐसी परिस्थिति में मोदी को सत्ता छोड़ देनी चाहिए और जोर जोर से अरविंद केजरीवाल, आपके राहुल गांधी, संजय राउत, ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, सब लोग कह रहे थे कि जब रसिया हमें तेल देने के लिए तैयार है तो हम रसिया से तेल खरीद क्यों नहीं रहे हैं? किसने रोका है? तो रोका ट्रंप ने है। क्यों? क्योंकि ट्रंप के पास मोदी का सीक्रेट है। और क्या सीक्रेट है? सीक्रेट है कि मोदी का कोई गुप्त तस्वीर एप्स्टीन फाइल में कैद हो गया है और मोदी का चूंकि एप्स्टीन फाइल में नाम है, इसलिए मोदी जो हैं वो ट्रंप के सामने बिछ गए हैं, सरेंडर हो गए हैं। मोदी के पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि अगर वो तस्वीर बाहर आ गई, वो ये नहीं कह रहे थे कि उनकी कोई तस्वीर है, कहने का मतलब यह था कि अगर वो तस्वीर बाहर आ गई तो मोदी मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। यह कुप्रचार शुरू हो गया और एक अजीब किस्म के नेता हैं, वो अपने टैलेंट को, अपने अपने व्यक्तित्व को पूरी तरह से चौपट कर दिया। अगर वो चाहते तो गंभीरता से, गंभीर होकर के देश की बड़ी सेवा कर सकते थे। बड़े ज्ञानी पुरुष हैं, बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं। आलोचना करने का भी कोई तरीका है। आप आलोचना कीजिए, मर्यादा में रहकर के आलोचना कीजिए, लेकिन आप इतने फूहड़ हो गए, इतने फूहड़ हो गए कि आपकी उपयोगिता नहीं रही, आपकी उपयोगिता ही नष्ट हो गई। यह बात सच है कि हर आदमी बिल्कुल पाक साफ होता नहीं है, कमियां हर किसी में होती हैं, लेकिन उन कमियों को कैसे प्रस्तुत किया जाए, यह महत्वपूर्ण है। तो एक श्रीमान, मैं जिनका जिक्र कर रहा हूं आप इशारे में समझ गए होंगे, मैं सुब्रमण्यम स्वामी का जिक्र कर रहा हूं। बड़े ही लर्नेड व्यक्ति हैं, इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं, उनके पास विजन भी है, वो देश को कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, करना भी चाहते हैं। लेकिन जो रास्ता उन्होंने पकड़ा, हालांकि उनके साथ भी ज्यादती हुई, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आज कहेंगे कि मोदी ने ज्यादती कर दी अरुण जेटली के कहने पे। लेकिन तब किसने ज्यादती की थी? जब वाजपेयी जी की एक वोट से सरकार गिराई थी। यही वो शख्स थे जिन्होंने वाजपेयी जी की सरकार गिराने में बड़ी भूमिका अदा की थी और किस तरीके से जयललिता को ये ब्रेन वॉश कर रहे थे। शुरुआत से ही इनका इतिहास जो है वो इस तरह का नहीं है जिससे इनकी सराहना आप कर सकें। इंटेलिजेंट है, इसमें कोई शक नहीं है। अब शुक्राचार्य भी इंटेलिजेंट थे साहब, लेकिन वो राक्षसों को के गुरु बन गए।
राक्षसी वृत्ति को उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया। तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन अब हमारे सुब्रमण्यम स्वामी इतने इंटेलिजेंट होकर के भी, इतने ज्ञानवान होकर के भी, मेरी बड़ी श्रद्धा है इनके प्रति, लेकिन ये जिस तरह से सार्वजनिक जीवन में लोगों के बारे में बोलते हैं, वाजपेयी के बारे में किस तरह से बोलते हैं, आप वाजपेयी के धूल के, वाजपेयी के नक के बराबर नहीं हो सकते। और अगर आप सार्वजनिक जीवन में हैं, फिर आप सार्वजनिक जीवन से हट जाइए। आप सार्वजनिक जीवन में अब अलग अलग कालखंड में अलग अलग व्यक्तित्व रहे हैं जो सार्वजनिक जीवन में सत्ता को, खासतौर से पॉलिटिकल करियर में सत्ता को अंकुश में रखने के लिए बयानबाजी करते रहे हैं, लेकिन वो मर्यादा के साथ, अमर्यादित होकर के नहीं रहे। आप तो अजीब तरह की स्थिति में आ गए हैं, आप अमर्यादित होकर के कुछ से कुछ बयान दे रहे हैं, और उसका नतीजा ये हुआ कि आपके ज्ञान का सदुपयोग नहीं हो सका। कई बार कुछ समझौते भी करने पड़ते हैं, मोदी ने भी किया होगा। ऐसा नहीं है कि मोदी ने बिना बिना मोदी समझौते के आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। मोदी के भी जीवन में बहुत कठिनाइयां आई होंगी, आपकी तरह तो वो ऑक्सफोर्ड भी नहीं गए थे। कुछ तो वेटेज देना चाहिए था मोदी को, कुछ तो कहना चाहिए था। खैर, कोई बात नहीं है। मैं इसलिए ये मैं इनका जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि जो लोग कह रहे थे, पानी पी पी करके गाली दे रहे थे कि नरेंद्र मोदी का एप्स्टीन फाइल में नाम आ गया है, इसलिए नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप के सामने सरेंडर है, और इसलिए डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी की बाहें मरोड़ रहा है, और इसीलिए ये रसिया से तेल नहीं खरीद रहा है। जो कहता है डोनाल्ड ट्रंप, वही नरेंद्र मोदी करता है। नरेंद्र मोदी को कह दिया गया कि रसिया से तेल मत खरीदो, तेल नहीं खरीदा। इसमें से किसी शख्स ने यह नहीं कहा कि 16 महीने से नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात नहीं की, और इन 16 महीनों में नरेंद्र मोदी को तकरीबन 3 दफा डोनाल्ड ट्रंप ने आधिकारिक आमंत्रण भेजा मुलाकात के लिए। इसका मैं कई बार जिक्र कर चुका हूं। कनाडा से लौटते वक्त भेजा, जब आसिम मुनीर को बगल में बिठाए हुए था। फिर सरमल शेख का भेजा निमंत्रण, वहां पर कुछ ढोल बजाना चाहते थे वो। फिर कुआलालंपुर बुलावा भेजा। इस तरह के कई मौकों पर डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को बुलाया। उसके बाद जो उन्होंने अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था यूएन को पीछे ढकेलने के लिए, उन्होंने कहा कि हम एक गाजा पीस फोरम बना रहे हैं, उसमें आप आ जाइए। कई मौकों पर उन्होंने आमंत्रित किया, लेकिन नरेंद्र मोदी सोच समझ करके उनसे दूरी बना करके रखी, मुलाकात नहीं की उन्होंने। और जब फ्रांस में मुलाकात हुई तो बड़ी मजबूती से मुलाकात हुई। जैसे ही नरेंद्र मोदी ने अपना कुर्सी खींचा बैठने के लिए उनके सामने, वो खड़े हो गए। ऐसा नहीं था कि वो खड़े होकर के बैठे बैठे ही संदेश दे देते कि तुम्हारी कोई औकात नहीं है, हम बैठे रह गए। इतने होशियार तो डोनाल्ड ट्रंप हैं। लेकिन जैसे ही कुर्सी खींचा तो डोनाल्ड ट्रंप खड़े हो गए। अब बात ये नहीं है कि नरेंद्र मोदी बड़ा महान है। नरेंद्र मोदी इस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं। वो 140 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनको इस तरह से सार्वजनिक मंच पर इस तरह से उनके खिलाफ गाली गलौज करना, उनको बुरा भला कहना, आप इसी को कह सकते थे कि एप्स्टीन फाइल की जो बात है उस पर सरकार को स्पष्टता से सामने आना चाहिए। विनम्रता पूर्वक आप ये कह सकते हैं, मर्यादा में कह सकते हैं। वो कह रहे हैं, अरे मेरे पास तो उनका सबूत है, मैं तो बोल दूंगा तो नंगा हो जाएगा, मैं तो ये कर दूंगा तो ये हो जाएगा। राहुल गांधी मर्यादा में हालांकि बोल रहे हैं, राहुल गांधी इस तरह से नहीं बोल रहे हैं, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी बिल्कुल नंगा की तरह। मतलब अपेक्षा नहीं की जा सकती है इतने बड़े, इतने विद्वान और इतने उम्रदराज व्यक्ति से इस तरह की भाषा का, और मर्यादित तरीके से जिस सेंटेंस का वो प्रयोग कर रहे हैं वो उनके मर्यादा के अनुकूल नहीं है। इस तरह के पढ़े लिखे व्यक्ति के मर्यादा के अनुकूल नहीं है। वो जिस तरह से वो उनको कह रहे हैं, मैं बोलूंगा तो ये नंगा हो जाएगा। अरे भाई, आप कुछ तो सार्वजनिक जीवन की मर्यादा का और आपसे अपेक्षा की जा सकती है। कोई लिख लोढ़ा पर परास पत्थर रहे, बिल्कुल मूर्ख रहे, उनको आदर सूचक शब्द की जानकारी नहीं हो, आदर सूचक वाक्य की जानकारी नहीं हो, तो अलग बात है। लेकिन आप तो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। खैर, अब ये विषय नहीं है। विषय मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अभी तक जो ये बातें हो रही थी कि नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया है, अब नरेंद्र मोदी का आपके पास में डेटा दे रहा हूं, सुनिए डेटा। पिछले जून महीने में, पिछले जून की मैं बात बता रहा हूं,
पिछले जून महीने में भारत ने उसमें सरकारी और प्राइवेट दोनों कंपनी ने, भारत ने 26 मिलियन गैलन पर डे, 26 मिलियन गैलन पर डे अभी तक का रिकॉर्ड खरीदारी किया। आपके पहले तक इतनी खरीदारी नहीं की थी पेट्रोलियम की, डीजल और पेट्रोल की, गैस की इतनी खरीदारी नहीं हुई थी डीजल पेट्रोल की, जो अब पिछले जून महीने में हुआ। 26 मिलियन गैलन पर डे, पर बैरल की मैं बात कर रहा हूं, 26 मिलियन बैरल पर डे खरीदारी हुई। अब आप बताइए, उसी रसिया से खरीदारी हो रही है। अच्छा, एक मौका आया जब ये कहा गया कि आप तेल मत खरीदो। अरे भाई, हमारी जो निजी कंपनी है उनको मालूम है कि जियो पॉलिटिक्स में क्या इंपैक्ट होता है, तो उनको कहा गया कि आपकी जो प्राइवेट कंपनी है वो रसिया से तेल खरीद करके यूरोप में बेच रही है और फिर रसिया को भी बेच रही है। आप हैरान हो जाएंगे, रसिया से हम तेल खरीदते हैं, रिफाइन करके हम रसिया को भी बेचते हैं। अभी राजस्थान में नरेंद्र मोदी ने कल ही राजस्थान में देश का चौथा बड़ा रिफाइनरी का उद्घाटन कर दिया। पिछले जब कांग्रेस की सरकार थी वहां पे तो उस पर कोई काम नहीं हुआ। जब 2023 में सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की, तो डबल इंजन की सरकार ने बड़ी तेजी से काम किया। अब वो रिफाइनरी ऑपरेशनल हो गया, उसका उद्घाटन भी कर दिया। हैरान हो जाएंगे आप, अमेरिका में भी भारत के इतना बड़ा रिफाइनरी नहीं है, जबकि अमेरिका पूरी दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रोलियम प्रोडक्शन का देश है। सबसे बड़ा, रसिया दूसरे नंबर पर आता है। उसके बाद भी उनके यहां तेल शोधन के इतने बड़े कारखाने नहीं हैं जो भारत में है। अब भारत का उद्योगपति अमेरिका में तेल शोधन का कारखाना लगा रहा है, रिफाइनरी लगा रहा है, और मुकेश अंबानी जी जा रहे हैं वहां पर रिफाइनरी लगाने के लिए। और वन ऑफ द बिगेस्ट रिफाइनरी होगा अमेरिका में, जिसमें यहां के मुकेश अंबानी का स्टेक होगा। क्यों? इनकी एक्सपर्टीज हो गई है इस कंपनी की रिफाइनरी के मामले में। तो ये वहां पर एक्सपेंशनिस्ट, मैं अगर ये कहूं कि भैया हमारे भी बिजनेसमैन का ग्लोबल फुटप्रिंट होगा, आप बिल्कुल मत समझिए कि मुकेश अंबानी का या अंबानी का या अडानी की तारीफ के लिए यहां बैठ गए हैं, बिल्कुल नहीं। मेरा सवाल है कि अगर हमारा उद्योगपति विदेश में जाकर के अपना फुटप्रिंट मजबूत करता है, अपने कदम को मजबूती से जमाता है, तो ये तो अच्छी बात है ना, हमारी कमाई होगी अमेरिका में। तो हम अमेरिका में निवेश कर रहे हैं रिफाइनरी में, और रसिया से हमने तेल खरीदा। अब श्रीमान केजरीवाल को कोई अब मुंह छुपाने का उनको मौका नहीं मिल रहा है। इतना ही नहीं, सुनते जाइए। न सिर्फ हमने तेल खरीदा, तेल का हम लगातार भंडार बढ़ाने की कोशिश करते जा रहे हैं। जो आपात स्थिति में भारत अपना रिजर्वॉयर तैयार कर रहा है, वो अभी लगभग 10 दिन का रिजर्वॉयर है। 5.7 मिलियन से बैरल से लेकर के अब उसको 6.6 मिलियन बैरल करने का है। मतलब 10 दिन से 12 दिन का आपात, अगर कोई युद्ध हो जाती है तो वैसी परिस्थिति में भारत का ये जो तेल है, ये कहां रहता? सामरिक रिजर्वॉयर इसको कहते हैं, सामरिक रिजर्व। और सामरिक रिजर्व कहां रहता है? सामरिक रिजर्व चट्टानों के बीच में रहता है, वो सबके लिए ओपन नहीं होता है। भारत में 3 जगह है, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम में है, कर्नाटक में 2 जगह पे है, जहां पर हम सामरिक तेलों का भंडारण कर रहे हैं। और इसके अलावा जो भारत सरकार की कंपनियां हैं या निजी कंपनियां हैं, ये जो तेल डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं, अपने पास जो अपना रिजर्व रख रही हैं, वो लगभग 74 दिन का है। तो कुल मिलाकर के 84 से 90 दिन का तेल भंडार हमारे पास है आपात स्थिति से निपटने के लिए। दुनिया के किसी भी देश के पास, अमेरिका को छोड़ दीजिए, चाइना को छोड़ दीजिए और रसिया को छोड़ दीजिए, बाकी दुनिया के किसी भी देश के पास आपात स्थिति से निपटने के लिए या इस तरह के रिजर्व एनर्जी के लिए किसी के पास इस तरह की स्थिति नहीं है जो भारत ने करके दिखा दिया। जबकि भारत एक विशालतम देश है,
140-50 करोड़ की आबादी वाला देश है। पूरा यूरोप, अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया सब समा जाएगा इसमें। तब हमारी स्थिति ये हो रही है। और अब क्या हुआ, 68 से 72 डॉलर पर बैरल हो गई कीमत तेल की। अब वो दाम भी घटना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि एनर्जी का ऑल्टरनेट पर भी हमने शिफ्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन रसिया से जो तेल नहीं खरीदने का इन्होंने नैरेटिव चलाया था, रसिया हमारा डिपेंडेंट अलाय है, रसिया के साथ हमारी मित्रता पहले से है और वो और मजबूत हो गई। वो सातवां बेड़ा की घटना भारत कभी भूल नहीं सकता, 1971 के युद्ध की, जब सातवां बेड़ा अमेरिका ने भेज दिया पाकिस्तान की मदद के लिए और इंग्लैंड ने भी साथ ही साथ कदम बढ़ा दिया था। और इन दोनों की हैकड़ी गुम करा दी किसने? रसिया ने। इसलिए रसिया के साथ हमारी दोस्ती में कोई खलल होगी ये भूल जाइए आप। लेकिन यहां का इकोसिस्टम ये प्लानिंग करता रहा कि रसिया के साथ इनकी मित्रता को तोड़वा देनी है और यह साबित कर देना है कि नरेंद्र ने सरेंडर कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप के सामने और डोनाल्ड ट्रंप इनकी बाहें मरोड़ रहा है। एक बार भी यह जिक्र नहीं किया कि नरेंद्र मोदी 16 महीने में इतनी बार आमंत्रण के बाद भी मिले नहीं। पुतिन और जिनपिंग से शंघाई में मिल लिए, बीजिंग में मिल लिए और वो तस्वीर पूरा वायरल हुई और उसमें जो पूरी योजना थी ये भी लोगों को हमने बताया था कि कैसे एक फैटल अटैक की भी प्लानिंग थी मोदी के ऊपर। इस सब की कोई चर्चा नहीं करनी, वो सब तो ऐसे ही झूठ की बात है, फजूल की बात है। तो आप लोगों को गुमराह करने की मशीन बनते रहिए। मोदी आपके गुमराह करने की मशीन को खाद पानी ही नहीं देगा। तेल तो लाएगा लेकिन आपके गुमराह करने की मशीन को पानी नहीं मिलेगा, तेल नहीं मिलेगा, ना खाद मिलेगा, आप कर नहीं पाएंगे। जितनी बार आप कैंपेन चलाते हैं फुश हो जाता है। अभी राम मंदिर का कैंपेन शुरू हुए हैं केजरीवाल जी, तो केजरीवाल को किसी ने पूछ लिया कि भाई आप हर चुनाव के पहले सनातनी बन जाते हैं, इसके पहले आपने कहा था कि नोट पे लक्ष्मी जी का फोटो होना चाहिए, गांधी जी को हटा करके। लोगों ने ठहाका लगा दिया, पत्रकार प्रेस कॉन्फ्रेंस था, पत्रकार ठहाका लगा के हंसने लगे और अब कह रहे हैं कि लवकुश मंदिर बनाएंगे। राम मंदिर के चंदा चोरी चढ़ावे के मामले को लेकर के आप बहुत गंभीर हो रहे हैं, संजीदा हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप ही ने तो कहा था कि नोट पे लक्ष्मी जी की तस्वीर होना, हंसी का पात्र बन गए केजरीवाल, ठहाका लगने लगा। अरे भाई आपकी धूर्तता पूरी तरह से सामने में दिखाई पड़ रही है, तो किसको उल्लू बनाएंगे आप? तो मित्रों कहानी ये हुई कि उसी रसिया से हमने अपने पूरे कंजम्पशन का 50% खरीदा पिछले जून में, और जो कि रिकॉर्ड है अब तक के तेल खरीद का। और खरीदने के साथ साथ हम रिजर्व भी तैयार करते जा रहे हैं। आने वाले 10-15 दिन में आप देखेंगे, अभी सरकारी जो पेट्रोलियम कंपनी है उन्होंने प्राइस कम नहीं किया है क्योंकि उनको प्रॉफिट वो कमा रहे हैं, लेकिन उनको कहा जा रहा है कि जब कभी भी आपात स्थिति आएगी हमें सस्ते दर पे तेल को मार्केट में सप्लाई चेन को बरकरार रखना है। इसलिए अभी ये परिस्थिति आ रही है, तो चलिए इसमें तो हम झेल भी लेंगे कि चलिए इंटरनेशनल क्राइसिस है, लोग समझ भी रहे हैं। और एक बात और मानिए कि ये पॉलिटिक्स की एक जरूरी पक्ष हो जाती है जब उनको लगता है कि अभी तत्काल कोई चुनाव भी नहीं है, तो जितना इसमें प्रॉफिट कमा सकते हैं कमा लो, 1-1.5 महीने का कमा लो, ताकि आने वाले दिनों में जो आपात स्थिति, पता नहीं डोनाल्ड ट्रंप की कोई आप उनको कुछ कह नहीं सकते हैं, नवंबर तक हो सकता है शांत रहे वो, क्योंकि मिड टर्म का चुनाव है। नवंबर के बाद फिर पागल हो जाए वो, फिर उनका डिसरप्शन का खेल शुरू हो जाए, तो क्या पता। इसलिए भारत सरकार किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए हमें किसी के साथ दुश्मनी नहीं करनी। हम अमेरिका के खिलाफ भी कोई मोर्चा खोल के नहीं बैठे हैं, लेकिन अमेरिका के खिलाफ अब हम पूरी तरह से सतर्क हैं। उसी रणनीति पर काम कर रहे हैं जिस रणनीति पर अटल बिहारी वाजपेयी ने काम किया था। जैसे ही क्लिंटन ने अटल बिहारी वाजपेयी को कहा था कि आप वो न्यूक्लियर पावर्ड स्टेट है, आपके खिलाफ न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल कर सकता है, आप पीछे हटिए, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि ये फोम काटने के पहले मैं आपको एक संदेश देता हूं, आप ये संदेश पाकिस्तान को सुना दीजिए कि पाकिस्तान कल का सूरज नहीं देखेगा। इसको कहते हैं लीडरशिप। क्या कहते हैं इसको? लीडरशिप। डोनाल्ड ट्रंप लगातार बोलता रहा कि मैंने मध्यस्थता कराई ऑपरेशन सिंदूर में। भारत ने क्या किया? भारत ने
मोदी ने कुछ नहीं कहा। भारत का विदेश मंत्रालय, भारत का जो भी उपयुक्त फोरम है, जहां कहीं भी बोला जा सकता है, स्पष्ट दो टूक शब्दों में कहा कि हमारे और पाकिस्तान के बीच में डोनाल्ड ट्रंप की कोई मध्यस्थता नहीं हुई है। यह बात पूरी तरह से झूठ है। बिलबिला गए डोनाल्ड ट्रंप। उनको लगा कि वो ये बोलेंगे कि हाँ हाँ हाँ, जैसे शहबाज शरीफ उनकी बलैया गा रहे थे, तो उनको लगा कि भारत भी बलैया लेना शुरू कर देगा। भारत ने मजबूती से हर फ्रंट पे कहा कि भारत किसी की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेगा। हमारे आंतरिक मामले में किसी तीसरे को दखल देने की आवश्यकता नहीं है। और यह संदेश सबके लिए था, पूरी दुनिया के लिए था। और जब प्रधानमंत्री बिहार से भाषण दे रहे थे, तो अंग्रेजी में भाषण दे रहे थे, तो मीम बनना शुरू हो गया कि बिहार में अंग्रेजी बोलते हैं। बिहार से प्रधानमंत्री मोदी ने संदेश दिया था कि अब वो भारत नहीं है सॉफ्ट, जिसको तुम हजार जख्म देते रहोगे और भारत शांत रहेगा। भारत घर में घुसकर तुम्हारी मिट्टी पलीत करेगा, और कर दिया। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, उसके बाद देख रहे हैं ना, मामला सब सुलट गया है। अब ये गुपकार गैंग आ गया है, वो कह रहा है कि नहीं नहीं, हम तो मित्रता बढ़ाइए और ये कीजिए वो कीजिए। भारत की नजर है गुपकार गैंग पे। इनकी जो प्लानिंग थी पूरी तरह से वो हो गई फेल। इनको आशा थी कि ये नवंबर जाते जाते प्राइस राइज पीक पर होगा और उस दौरान ये माहौल बन जाएगा और तब हम लोग मोदी को सत्ता से बाहर कर देंगे। सारा प्लानिंग फेल हो गया, फुस हो गया। मोदी खिलाड़ी है, मोदी करामाती है, मोदी को मालूम है। फ्रांस में जो बैठक हुई, मोदी ने साफ कह दिया डोनाल्ड ट्रंप को कि साहब देखो, बर्बाद तुम भी होगे और हमारे पीछे अगर लोगोगे तो हमें क्या है, हमारे लिए तो बहुत लोग खड़े हैं। रसिया भी खड़ा है और चाइना मुंह भाई खड़ा है। चाइना को बस हमारा सिग्नल का इंतजार है। हमें क्या करना है, अच्छी अच्छी बातें बोलनी है, दो अच्छी बातें बोलनी है। चाइनीज हम भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी हम चाइना को अपनी तरफ मिला सकते हैं। जब जियो पॉलिटिक्स न्यू टर्न लेगा तो हम स्वतंत्र हैं न्यू अलाइनमेंट के लिए। हम आपके ही साथ बने रहेंगे कहना मुश्किल है। दो टूक शब्दों में प्रधानमंत्री मोदी ने उनको कान में कह दिया, गुरु मंत्र दे दिया और कहा कि फंस जाओगे आप, परेशानी में पड़ोगे आप। ये ग्लोबलिस्ट कबाल आपको उखाड़ के फेंकेगा आपके ही देश में। हमारी कुछ नहीं, हमारा हमने तो खत्म कर दिया, अपोजिशन है नहीं। जो अपोजिशन है वो भी टूट करके आ रहा है, उनको भी हम मिलाने जा रहे हैं सबको। तो खेल खत्म है। और पूरी दुनिया की खुफिया एजेंसी ने पूरी ताकत लगा ली पश्चिम बंगाल के चुनाव में। क्या हुआ, नतीजा देख लिया पूरी दुनिया ने। तो ये सब कहा कि ये सब आपके लिए आईना है, ये मिरर में लाया हूं, मिरर देख लीजिए। तेल तो हम रसिया से खरीदते रहेंगे। मुलाकात हुई थी ना, और तेल खरीद रहे थे। कोई डर नहीं, कोई सरेंडर नहीं। नरेंद्र मोदी खिलाड़ी हैं, चौके छक्के देखते जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।